Hello learners, welcome to EEPL Classrooms. Myself Demashish Ghosh and today we are going to study about different accounting concepts. So accounting concepts को जो है हम लोग कह सकते हैं तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बेसिस पे अकाउंट्स जो बनता है और जिसके बेसिस पे हम सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे कुछ जानने से पहले हमें कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है ना कि हमारा जो है ये बिजनेस और बिजनेसमैन के दो अलग अलग एग्जिस्टेंस है। बिजनेस और बिजनेसमैन जो है ये दो अलग अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस में रहेंगे। ये दोनों को हम एक नहीं कह सकते। जैसे यूजुअली हम लोग कहते हैं कि अंबानी का रिलायंस का बिजनेस है या अंबानी जो है रिलायंस की कंपनी ओन करता है, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सही है। बट अगर हम ये अकाउंट्स की भाषा में अगर कहने के लिए शुरू कर दें तो अकाउंट्स में जो है कि जियो या रिलायंस का अलग एग्जिस्टेंस है और मुकेश अंबानी का अलग एग्जिस्टेंस है। वो सिर्फ जो है कि जियो में इन्वेस्ट किया है जिससे वो इनकम जनरेट कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है इसे हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये में क्या बताया जाता है कि वो सारा एक्टिविटी या वो सारा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, जिसको हम पैसे में तोल सकेंगे, सिर्फ वही अकाउंट्स में आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे कि आपको ये हम एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे हम लोग चार दोस्त लोग जो है यहां से पतरातू ट्रिप किए, हमें 1500 रुपए पर हेड का खर्चा हुआ। तो ये 1500 रुपए को हम मेजर कर पाए कि खर्चा हुआ 1500 रुपए, तो ये हम अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम चार दोस्त लोग मिलकर पतरातू गए थे, हमें काफी ज्यादा मजा आया, तो ये मजा को हम पैसे के टर्म्स में नहीं तोल सकते हैं, तो वो हमारे इस अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं आएगा। तो सीधी सीधी बात है कि अकाउंट्स में सिर्फ वही सारे ट्रांजैक्शन से वही सारे इवेंट हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं या जिसका कोई एक फाइनेंशियल नेचर होगा। थर्ड हम अब आ जाते हैं गोइंग कंसर्न पे। तो गोइंग कंसर्न जो है हमारा सेपरेट एंटिटी से ही लिंक्ड है। तो जैसा हमने सेपरेट एंटिटी में बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं या दोनों का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो इससे क्या होता है कि गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि मालिक भले ही बदल जाए लेकिन बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी कि ओनर्स में कम एंड गो बट द बिजनेस विल रन ऑन फॉरएवर। जैसे कि जो टाटा ग्रुप हम देखते हैं जिसके इतने सारे ब्रांड्स है, तो टाटा के ओनर या टाटा के एस्टैब्लिशमेंट तो रतन टाटा जी ने नहीं किया था। टाटा जो है कि आज से 100 साल पुरानी कंपनी है। उस समय के जो टाटा के ओनर थे और आज जो टाटा के ओनर है, क्या वो वही है, सेम है? हाँ, उनका ये हो सकता है कि उनके लीनिएज होंगे, बट वो जो जिन्होंने टाटा शुरू की थी 1900 में, क्या वो आज भी एग्जिस्टेंस में है? वो तो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। उनके ओनर्स भले ही उनके जो है कि ग्रैंड किड्स या ग्रेट ग्रैंड किड्स होंगे, बट ओनर तो वो नहीं है जिन्होंने स्टैब्लिश किया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि गोइंग कंसर्न में क्या होता है कि बिजनेसमैन भले ही बदलते चले जाए, हमारा बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद हमारा आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस है सबको डिस्प्ले करना है। हम कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। हमारे जितने भी एसेट्स है या लायबिलिटी है, हमको वो सारा कुछ दिखाना होगा। हम कोई भी चीज या कोई भी ट्रांजैक्शन हाइड करके नहीं रख सकते हैं। यही बताता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। तो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो समय या वो टाइम फ्रेम जिस बीच को हम लोग देख के या जिस बीच में हम अपना कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये यूजुअली जो है 12 महीने का होता है। हम लोग यूजुअली जो मुनाफा या नुकसान हुआ है वो यूजुअली हम लोग जो है कि 12 महीने तक के लिए ही निकालते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके का हो सकता है। ये जो है कि दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो कैलेंडर ईयर जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है जो शुरू कब होता है?
तो कैलेंडर जो हमारा शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर तक। या तो हम ये 12 महीने का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, या हमारा एक फाइनेंशियल ईयर वाला होता है जो हमारे गवर्नमेंट में सब जगह यूज होता है, जो कि होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये 12 महीना का ही टाइम फ्रेम रहेगा, या तो कैलेंडर ईयर यूज किया जाएगा या फाइनेंशियल ईयर यूज किया जाएगा। ये दो टाइम फ्रेम छोड़ के हम किसी तीसरे टाइम फ्रेम में या 12 महीने से एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा ये मन करे कि हम 1 फरवरी से 31 जनवरी तक कर लिए, या 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक कर ले। तो ये टाइम फ्रेम हम लोग नहीं यूज कर सकते। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही दोनों है कि या तो हम कैलेंडर ईयर यूज करेंगे और नहीं तो फिर हम फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स में बेसिकली 2 टर्म्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना, इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। तो डुअल एस्पेक्ट का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ ना क्यों ना हो, कितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो, अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, मिनिमम 2 अकाउंट में हमारा जो है कि इफेक्ट पड़ता है, जिसमें कोई एक डेबिट होगा और कोई एक क्रेडिट होगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है जिसमें दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हो जाए। ये अकाउंट्स के केस में पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है कि 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट में इफेक्ट पड़ सकता है, बट कोई ना कोई एक डेबिट और कोई ना कोई एक क्रेडिट होगा। ये इम्पॉसिबल है कि दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हो जाए। उसके बाद फिर हमारी बात आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि ये जो डेबिट और क्रेडिट है उसका वैल्यू जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा एसेट्स है वो लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारे जो दोनों तरफ है, एक तरफ हो गए एसेट्स कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, और एक तरफ हो गए लायबिलिटी कि हमें किसको किसको कितने पैसे देने हैं, अलॉन्ग विद जो हमने पूंजी लगाई है या कैपिटल लगाया है, ये दोनों को जो है हमेशा बराबर रहना जरूरी है। तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या टोटल ऑफ डेबिट बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट ही हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। और एक हमारा आखिरी के 2 कॉन्सेप्ट, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा कहता है कि परचेज वैल्यू पे ही हमें हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को देखना है। परचेज वैल्यू से क्या मतलब हुआ, सपोज करते हैं कि ये जो हमारा बोर्ड है इसमें मार्केट वैल्यू जो है इसकी 4 लाख रुपए, बट क्योंकि ये मेरे जान पहचान वालों में से किसी एक का था तो उसने मुझे ये 2 लाख में ही दे दिया। अब मेरे जान पहचान वाले की शॉप थी, उसने मुझे 2 लाख की दे दिया, बट मार्केट में अगर मैं इसे खरीदने जाऊं तो इसका 4 लाख रुपए जो है इसकी मिनिमम कॉस्ट है। तो हमें ये कितना का पड़ा, 2 लाख रुपए का पड़ा। तो हमारे ये अकाउंट में हम इसको 4 लाख का लिखेंगे, नहीं इसको हम लोग 4 लाख का नहीं लिख के इसको हम 2 लाख का ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इतना ही पेमेंट करना पड़ा। और हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें यही बताता है कि जिस कॉस्ट पे हमने सामान खरीदा है, प्रॉफिट या लॉस जो है हम उसी पे जो है कि बेस करके कैलकुलेट करेंगे। और हमारा लास्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो स्टेप्स हमने चूज किए हैं हमारे अकाउंट्स को बनाने के लिए, उसे हम हर साल चेंज नहीं कर सकते। हमने जो एक बार चूज कर लिया, हमें उसी स्टेप में कंटिन्यू आगे बढ़ना है। जो कंसिस्टेंसी से हमारा कहने का मतलब, जैसे कि आप मान के चलिए कि अकाउंटिंग पीरियड में ही हम अगर मान के चले, तो ये अगर हम लोगों ने चूज कर लिया कि हम फाइनेंशियल ईयर से ही चलेंगे, तो ये हमारे मन के ऊपर नहीं हो सकता है कि अच्छा 1 साल हमने फाइनेंशियल ईयर में कर लिया, फिर हम कैलेंडर एक साल कैलेंडर ईयर कर लेते हैं, प्रॉफिट नहीं समझ में आया, फिर 2 साल के बाद हम उसको फाइनेंशियल ईयर पे आ जाए। तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने चूज कर लिया है कि हम फाइनेंशियल ईयर पे ही हमें सारे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो हमें उसी पे कंटिन्यू करना है, हम उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स थे, जिसे जाने बिना हम अकाउंट्स के साथ शुरुआत नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे, सेपरेट एंटिटी। तो उसमें हमने क्या बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, या दोनों का अपना एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट में हमने क्या कहा कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस को पैसे में कैलकुलेट या पैसे में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही आएगा, नाम से पता चल रहा है मनी मेजरमेंट, मतलब मनी में जिसे हम मेजर कर सकते हैं,
वही हमको इसमें लिखना है। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न में क्या होगा कि बिजनेस जो है अनंत काल तक बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, बट बिजनेस के जो ओनर्स है वो भले ही चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अभी टाटा के ओनर रतन टाटा थे, बट अब उनके बाद उनका कोई और लीगल हेयर बनेगा। देन फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन छुपानी नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड जैसे मैंने कहा कि 12 महीना का होता है, इसमें से कोई एक हम लोग या कैलेंडर ईयर रख सकते हैं या फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक है डुअल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो मिनिमम कोई ना कोई डेबिट कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा। देन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट हो रहे हैं दोनों का वैल्यू बराबर है। इसका एग्जांपल हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप मान के चलिए कि दुकान में आप गए और आपने 5 रुपए का कोई चिप्स खरीदा, तो आपने 5 रुपए दिया और उसके बदले में आपको 5 रुपए के वैल्यू की ही चिप्स मिले, तो वो वैल्यू बराबर है। ऐसा नहीं था कि आपने 10 रुपए दिया और 10 रुपए के बदले में आपको सिर्फ 5 रुपए का सामान मिला, ये नहीं होता है। आप जितना अमाउंट पे कर रहे हो आपको उतना का ही सामान मिल रहा है। इसी को हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और लास्ट हमारे 2 कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब ये क्या होगा कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे, परचेज वैल्यू या कॉस्ट प्राइस पे ही हम जो है कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इससे ऊपर हमने जितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसको हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। हमने जो एक बार सेलेक्ट कर लिया हमें उसी पे रहना होगा, हम उसे जल्दी से जल्दी या बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अब इसके बाद के आगे कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।